औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 3 जिसका टॉपिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारे पास ओवरऑल लेक्चर डियर स्टूडेंट्स 48 है। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, पहले आप भी इसको ऐसे ही राइट करेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती क्या है, जिसको हम वेसेपर या VSEPR भी पढ़ते हैं, जिसको मैंने रेड के अंदर लिखा हुआ। ये हमें बेसिकली डियर स्टूडेंट्स शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है, जिसके अंदर ये हमें बताती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि बेस करता है इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से? दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। जैसा कि ये मैंने देखें, अगर आप देखें तो इधर मैंने वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। अब इसमें जो डियर स्टूडेंट्स सेंट्रल एटम है वो मेरे पास ऑक्सीजन है। तो ये जो उसने बोला ना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज़ बॉन्ड पेयर, सेकंड इज़ लोन पेयर। अब ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो दो बॉन्ड इसने बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, एक एक डियर स्टूडेंट्स इसने इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं दो पेयर्स की फॉर्म में, जो कि लोन पेयर कहलाते हैं। तो ये कहता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही कलेक्टिवली उनको हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, और यही शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद इसको किसने दिया था? दो साइंटिस्ट है, सिजविक एंड पॉवल। इसने 1914 के अंदर इस थ्योरी को पेश किया था। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। इसमें MCQ आ सकता है आपको डियर स्टूडेंट्स कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इसकी बेस इलेक्ट्रॉन्स पेयर होती है, जो सराउंडेड द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम के गिर्द जो सराउंडेड एटम है। जैसे इधर सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए, 2 इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में पड़े हुए हैं। इसको पेश किसने किया था? ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है। कब किया? ये डियर स्टूडेंट MCQ पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक असम्पशन। बेसिक असम्पशंस के अंदर हमने क्या देखना है, इसी के ऊपर आपकी ये थ्योरी लाई करती है। वो क्या कहता है सुने। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ आप उसको लिख दे, थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज है। द इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जैसा कि मैंने पीछे बोला इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जब भी मैं कहूँगा कीप इन माइंड, आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की बात कर रहा हूँ। और लोन पेयर कौन से होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सेंट्रल एटम के ऊपर हम लिखते हैं या साइड वाले एटम के ऊपर लिख दें, वो लोन पेयर ही होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जो डियर स्टूडेंट्स लोन पेयर होते हैं वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की जब हम बात करेंगे तो दोनों को इंक्लूड करके बोलेंगे। कहता वो इस तरह अरेंज होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह अरेंज होते हैं लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। जो सेंट्रल एटम, जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये इसमें सेंट्रल एटम डियर स्टूडेंट्स A है। और कीप इन माइंड सेंट्रल एटम वो होना है जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। अब देखें, इधर A 2 बॉन्ड बना रहा है, B 1 बॉन्ड बना रहा है। इन दिस केस A इज़ अ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन। अगर आप देखें इसमें तो हमारे पास वो कहता है कि सेंट्रल एटम के गिर्द जो दो हमारे पास लगे हुए हैं B एटम्स, उनको इस तरह अरेंज करना कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो। और कीप इन माइंड जब डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो इसके अंदर अब हमारे पास देखें A सेंट्रल एटम है, B इसके गिर्द जो सराउंड उसने किया हुआ है सेंट्रल एटम को। तो ये हमारे पास A जो है ना,
और इसके गिर्द जो बी है वो इस तरह है। अब ए के ऊपर लेट अगर लॉन पेयर है तो लॉन पेयर इसके ऊपर है, तो लॉन पेयर ऊपर नीचे होंगे, तो वो जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है तो वो तो दोनों सूरतों में हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब हमने इस तरह अरेंज करना है सेंट्रल एटम के गिर्द के डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैं इसको करीब कर दूं, लेट मैं कहता हूं कि ये वाला जो बी है इसको मैं इधर कर देता हूं और ये वाला जो बी है इसको मैं इधर कर देता हूं, तो अब आप ये एरो देख रहे हैं तो ये करीब हो जाएंगे दोनों। तो जब ये दोनों करीब होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर इनकी जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम हो जा रही है, क्योंकि दोनों बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर वो भी इलेक्ट्रॉन्स है। जब वो करीब होंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आप देखें कि बी इधर है और अदर बी इधर है, यही बनता है मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर आप इन दोनों में से एक को करीब लेके आएंगे तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के करीब हो जाएगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, या आप इसको लेके आएंगे देन भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए ये जो मेन चीज़ आपकी समझना बहुत ज़रूरी थी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो कि लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इस तरह अरेंज होने अराउंड सेंट्रल एटम एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन या टू अवॉइड अ मिनिमम रिपल्शन या मिनिमम रिपल्शन आप लिख लें इसको। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका इंट्रो और बेसिक असम्पशंस बेसिक होगी और इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब इसके पास्टुलेट अगर हम देखते हैं तो पास्टुलेट के अंदर हमारे पास जो पहला पास्टुलेट है वो यही कह रहा है कि बोथ द लोन पेयर जो कि नॉन बॉन्डिंग होता है, उसने इधर साथ लिखा भी हुआ है कि लोन पेयर बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, एज वेल एज द बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्रीज ऑफ मालिक्यूल, दोनों ही मालिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये मैंने अगेन वाटर के स्ट्रक्चर ऊपर ड्रा किया हुआ है, तो ये तो हो गया कि ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल्स दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर के ऊपर भी लोन पेयर के ऊपर। ये पास्टुलेट इसके इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में लग जाती है। अब सेकंड पास्टुलेट है इसका द इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड पास्टुलेट वही है जो मैंने बेसिक असम्पशंस में बोला है, वही इसका सेकंड पास्टुलेट है। द इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम एज सो एज द रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन या फिर मिनिमम रिपल्शन। तो इसमें भी जब आप ये लिखेंगे सेकंड पास्टुलेट तो ये वाली डायग्राम आपने इस तरह बना देनी। ए के ऊपर आपने दो लोन पेयर डियर स्टूडेंट शो करवा देने, एक ऊपर ये जिधर मैंने एरो लगा रहा हूँ, एक इधर लोन पेयर लिख देना, एक इसके नीचे आप लिख दें। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स। इधर वो इसका जो अगर आप पॉइंट लिखेंगे आप लिखेंगे लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। जैसे ये इधर मैंने लिखा हुआ है कि आप इसको लिख सकते हैं लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। अब देखें इसको सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, इधर से आप बाद में देख लेना, पहले वही पॉइंट जो मैंने इधर लिखा हुआ है ये देखें। अब मैंने कहा एक जो सेंट्रल एटम है हमारे पास, इसके ऊपर आप दो लोन पेयर लगा लें, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है ये तो सिर्फ हमारे पास ए एटम का पार्ट है ना। अगर आप इस बॉन्ड को देखें तो ये तो ए और बी दोनों का है जो कि बॉन्ड पेयर है। इट मीन्स इस वाली लाइन को जो कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है इसको दो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जबकि लोन पेयर तो सिर्फ ए के ऊपर ही है, तो ए वाला सिर्फ उसके तरफ अट्रैक्शन डाल रहा है जबकि इधर दोनों ही डाल रहे हैं। तो इस ए की अट्रैक्शन ए और बी की निस्बत दोनों की निस्बत कम होगी। इस वजह से चूंकि ए अकेला लोन पेयर की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से उसकी अट्रैक्शन कम होगी तो फैलाव ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा फैला होगा बजाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की निस्बत। तो यही रीज़न वो इधर लिखता है, मैं इसको पढ़ता हूँ। वो कहता है द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लोन पेयर ऑक्यूपाई more space than the bond pair. As a result, the non-bonding electrons pair exert greater repulsive
फोर्स ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड जो नॉन बॉन्डिंग है उधर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो न्यूक्लियस उधर अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो ज़्यादा कंप्रेस हुआ हुआ है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन या वंडरवाल्स रिपल्शन भी इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इन दिस थ्योरी तो हमारे पास आएगा लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर होगी, देन डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, जैसा कि उधर इसने इस डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर पास्टुलेट जो है, फोर पास्टुलेट में वो क्या कह रहा है, द टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड, जैसे अगर मैं इधर देखता हूँ ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, देन नीचे है डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, कहता था टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब ये जो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है यू नो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बन गया, तो कहता है टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड। अब ये हमारे पास दो, अब डबल बॉन्ड में अगर आप आएंगे ना तो ये दो बॉन्ड है हमारे पास इन टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर था जिसको मैंने वो ऊपर आई थिंक टू कह दिया, लेकिन वो एक पेयर बनता है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप नीचे देखते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन के है, तो इसको वो बोलता है टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इट मीन्स दोनों कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। अगर आप नीचे आ जाए थर्ड के अंदर, उधर वो कहेगा थ्री इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन अ हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। अब देखें ज़रा, अगर मैं ऊपर जाता हूँ फर्स्ट में इधर दो इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे आता हूँ इधर चार इलेक्ट्रॉन्स है, उससे नीचे आता हूँ इधर छः इलेक्ट्रॉन्स है ओवरऑल। तो जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे कीप इन माइंड उधर चार इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल यूँ देख लें कि अगर एक चेयर के ऊपर एक बंदा बैठा है तो वो इजी बैठा हुआ है, अगर एक चेयर के ऊपर दो बंदे बैठेंगे तो वो स्पेस कम हो जाएगा। तो इस लिहाज से फिर वो कहता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे स्पेस कम होने से हमारे पास हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, फिर अगली वो लाइन लिखता वो बिहेव करेगा लाइक अ सिंगल बॉन्ड व्हेन वी स्टडी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ज्योमेट्री। जब हम ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे तो फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे, उसकी ज्योमेट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन चार्ज डेंसिटी के ऊपर डियर स्टूडेंट्स उसका अफेक्ट होगा। ये एज इट ऐसे ही आपने इसके फोर पास्टुलेट के नीचे ये आपने फिर ये तीनों बना देना, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब हमारे पास फिफ्थ पास्टुलेट जो है इसका वो द प्रेजेंस ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद द सेंट्रल एटम रिजल्ट डिक्रीज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स बट स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर। अब इसके कहने का मतलब ये है, कहता अगर आप देखें ना हमारे पास ये NH3 का स्ट्रक्चर है, ये NF3 का है, आप देखें दोनों के अंदर लोन पेयर एक है लेकिन बॉन्ड एंगल कम हो गया है। ये भी आपने साथ इस पास्टुलेट के ये वाली चीज़ ड्रा करनी जो मैं दिखा रहा हूँ। अब इधर देखें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इधर भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है, लेकिन इसके सराउंडिंग में अगर आप देखें तो इधर हाइड्रोजन है इधर फ्लोरीन है। अगर ऐसा केस आ जाए कि सराउंडिंग के अंदर जो एटम लगा हुआ है या एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सेंट्रल एटम को, जिसकी वजह से उसका एंगल रिड्यूस हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इधर पहले NH3 के अंदर जो एंगल है 107.5 डिग्री है, इधर वो 107 डिग्री लिख रहा है, लेकिन अगर आप NF3 में देखेंगे तो ये एंगल रिड्यूस होके 102.5 डिग्री हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये थे इसके 5 पास्टुलेट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रीडिक्टिंग द शेप ऑफ अ मालिक्यूल्स। अच्छा शेप ऑफ मालिक्यूल्स है ना दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, आप इस चीज़ दोनों चीज़ों को आप अलग अलग समझने की कोशिश करना है। एक होता है ज्योमेट्री, एक होता है शेप। ये जो डियर स्टूडेंट्स ये जो ज्योमेट्री है ना द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर आता है,
डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री की जो डिपेंड करती हैं ये बोथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। जब मैं कहता हूँ ना ज्योमेट्री, तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपने बात माइंड में रखनी है। जब मैं शेप की बात करूँगा तो शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि जितने किसी, अगर फॉर एग्जांपल जितने किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो जो उसकी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वही उसकी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल NH3 की बात करें, अब NH3 का अगर मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को शामिल करूं तो ज्योमेट्री उसकी डियर स्टूडेंट से टेट्राहेड्रल है, आप नेक्स्ट टेबल में देख भी सकते हैं। लेकिन मैं अकेला अगर बॉन्ड पेयर को शामिल करूं तो शेप उसकी फिर ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए। ये डियर स्टूडेंट्स आपका टेबल जो कि असाइनमेंट है, ये आपने लाजमी कॉलेज में सबमिट करवानी करके। इसके डियर स्टूडेंट्स इसमें से MCQ बहुत आते हैं, कम से कम आपने इसके 5 MCQ बनाने हैं। आप इस तरह बना रहे, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, आप लिख लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम 2 एंड लोन पेयर 0, तो उसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी? लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, ऑक्टाहेड्रल, चारों में से जो से मर्जी ऑप्शन बना के आप एक के ऊपर टिक कर दें। या आप इसका MCQ ऐसे भी बना सकते हैं कि CO2 की हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर होगी, ट्राइगोनल होगी, टेट्राहेड्रल होगी, पिरामिडल होगी, तो वो आप लिख सकते हैं। एंगल भी साथ लिखे हुए हैं। ये आपने पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस टेबल को एज ए असाइनमेंट के तौर पर बनाना है। फिर इस टेबल में से आपने क्या करना है, 5 MCQ बनाने हैं, वो आपने सबमिट करवाने, वो आपके रिजल्ट के अंदर ऐड होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम किस तरह मतलब कि फाइंड करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को? तो उसके लिए कुछ स्टेप है। जो पहला स्टेप वो बता रहा है आपको कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर द एलिमेंट विद द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स इज मोस्टली सिलेक्टेड एट द सेंट्रल एटम। अब देखें इसके अंदर मैंने ये आपकी बुक का स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ CCl4। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है? CCl4 में अगर आप देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कहता एक तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अब देखें आप कार्बन और क्लोरीन में देखें ना, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, जबकि क्लोरीन की 3.0 है। तो इससे आइडिया हो गया कि सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा। एक बात। दूसरी बात, दूसरा वो कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम। अब देखें CL4 में कम नंबर ऑफ एटम किसके हैं? कार्बन का तो 1 है, क्लोरीन के 4 हैं, तो इसका मतलब कम कार्बन के है, वही सेंट्रल एटम है। पहले पॉइंट के अंदर दो चीज़ें हैं कि एक तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो सेंट्रल एटम कहलाएगा, और दूसरा जो नंबर ऑफ एटम्स में कम होगा वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट नंबर 2, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। फॉर एग्जांपल वो हमने टोटल निकाल के लिखना होता है, कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड द कार्बन एटम, वो 4 है, लोन पेयर कोई नहीं है। मतलब कि हमने इसके अंदर निकालना होता है जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। मीन के दूसरे लफ्ज़ों में आप निकाल लें कि हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर निकालने हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर लोन पेयर भी आ गए डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर भी आ गए। तो इसके लिए एक फार्मूला है, पहले आप वो देख लें, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट उसी के ऊपर है। जैसे उसने NH3 की बात की, अब देखें फार्मूले को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम, जैसे मैंने NH3 का इधर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है, ये डियर स्टूडेंट्स NH3 का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होगा 7, पहले शेल में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, ये आपको पता है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये हाइड्रोजन के साथ शेयर है। अब नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ शेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब
हाइड्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर है। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, एक लोन पेयर 5 पूरे हो गए। अब आ जाए दोबारा उसी के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5 हो गए, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 3 हाइड्रोजन, वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन के तो 5 हो गए, नाइट्रोजन ने 3 जो हाइड्रोजन के साथ शेयर किए थे वो स्ट्रक्चर आप दोबारा देख सकते हैं, और एक उसके पास लोन पेयर 5 पूरे हो गए। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 3 हाइड्रोजन, अब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 3 हाइड्रोजन मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हुए हैं तीनों हाइड्रोजनों ने, वो 3 है, एक ने एक किया तो 3 ने 3 किए, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 हो गया हमारे पास। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर लें 8 आ गया, हर किसी में आप ऐसे निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर चूँकि ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं ना, जब पेयर की बात करेंगे तो फिर हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 4 आ गए। अब आप देखें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर NH3 में 4 ही है, उसमें 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, लेकिन अगर हमने निकालना हो लोन पेयर ही तो उसके लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, कैलकुलेशन फॉर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। लोन पेयर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने थे 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो 1 आ गया। तो नाइट्रोजन हैज़ 1 लोन पेयर इन NH3, तो ये इधर से हमें पता चल गया कि उसके अंदर कितने हैं। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी टाइप्स स्टार्ट होगी है, जो कि हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हमने समझने की कोशिश की। अब आपने इसकी असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवानी है और इसको अच्छी तरह से आपने रीड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।